हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज फिर से हम लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं जनपद सीरीज़ के साथ। इससे पहले हमने चमोली, टिहरी और रुद्रप्रयाग जनपदों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उन तीनों ही जनपदों से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं हमने सभी क्वेश्चनों के बारे में आपके साथ डिस्कस किया। आज हम बात करेंगे चमोली जनपद के बारे में। इस बीच हम डिस्ट्रिक्ट सीरीज को डेली नहीं ला पाए थे, तो हम कोशिश करेंगे कि अब से डेली ही हमारे जनपद सीरीज की जो वीडियोस हैं वो आपको देखने को मिले। आज बात करेंगे दोस्तों हम चमोली जनपद की, और चमोली जनपद के बारे में विस्तृत जितनी भी जानकारियाँ हैं वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारा चमोली जनपद की स्थापना कब हुई उसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों चमोली जनपद की जो स्थापना है वो 24 फरवरी 1960 को होती है। अच्छा, चमोली के अलावा अन्य कौन से ऐसे जनपद हैं जिनकी स्थापना 24 फरवरी 1960 को हुई थी? तो दोस्तों एक तो हमारा उत्तरकाशी है और दूसरा हमारा पिथौरागढ़ है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली है, ये तीनों ही जनपदों की जो स्थापना होती है वो 24 फरवरी 1960 को होती है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, चमोली जनपद का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों चमोली जनपद का जो प्राचीन नाम था वो हमारा लाल सांगा था, यानी कि प्राचीन काल में चमोली को लाल सांगा नाम से जाना जाता था। फिर बात करेंगे चमोली जनपद का मुख्यालय कहाँ और कब बनाया गया? तो दोस्तों देखिए, चमोली जनपद की जो जो अलकनंदा नदी है दोस्तों, अलकनंदा नदी में 1970 में एक बार बाढ़ आ गई थी। अच्छा, बाढ़ आने के कारण जो चमोली है, चमोली जिले का जो मुख्यालय है दोस्तों, वो गोपेश्वर में स्थानांतरित कर दिया गया। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चमोली जनपद का मुख्यालय गोपेश्वर में कब स्थानांतरित किया गया, तो 1970 में करा गया। यदि अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि चमोली जनपद का मुख्यालय कहाँ पर है, तो गोपेश्वर में है। और कब बनाया गया, तो 1970 में बनाया गया। फिर बात करेंगे गोपेश्वर का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों देखिए, जो हमारा गोपेश्वर है, जो चमोली जिले का मुख्यालय है, उसका जो प्राचीन नाम है दोस्तों वो गोपाला, गौथला और हमारा गौस्थल, यानी कि गोपाला, गौथला और गौस्थल इसके क्या है, प्राचीन नाम है। यानी कि गोपेश्वर को हमें प्राचीन में इन नामों से जाना जाता था। फिर बात करेंगे वेदव्यास द्वारा महाभारत की रचना कहाँ पर की गई थी? तो दोस्तों वेदव्यास जी के द्वारा, आप लोगों ने देखा होगा, वेदव्यास जी ने हमारे महाभारत का निर्माण करा था, इसकी रचना करी थी। तो दोस्तों इसके जो उनने रचना करी थी, ये कहाँ पर करी थी, यानी कि किस गुफा पर करी गई थी? अगर कभी क्वेश्चन देखने को मिले तो दोस्तों महाभारत की रचना वेदव्यास के द्वारा ब्यास गुफा पर करी गई थी। आप लोगों ने देखा होगा, जो ब्यास गुफा है ये हमारी चमोली जनपद में स्थित है। फिर बात करेंगे गढ़वाल के 52 गढ़ों में प्रमुख चांदपुर गढ़ कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों देखिए, आप लोगों ने देखा होगा 52 गढ़ों में से अभी तक सिर्फ एक ही गढ़ है, चांदपुरगढ़, जो भी देखने को मिलता है, जो अभी सुरक्षित है। तो दोस्तों देखिए, चमोली के जो हमारा गैरसैंण वाला क्षेत्र है, गैरसैंण बोले तो जो हमारा उत्तराखंड का जो हमारा ग्रीष्मकालीन राजधानी है, वहाँ पर जो हमारा चांदपुरगढ़ है वो अभी स्थित है। तो चमोली के गैरसैंण में चांदपुरगढ़ हमारा स्थित है, जो 52 गढ़ों में से एक गढ़ अभी तक सुरक्षित है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, चमोली में कत्यूरी राजाओं की राजधानी कहाँ पर थी? तो दोस्तों चमोली में जो हमारे कत्यूरी राजा थे, कत्यूरी राजाओं की जो राजधानी थी दोस्तों, वो हमारे कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। अच्छा, ये कार्तिकेयपुर नामक स्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों ये हमारा जोशीमठ में। अच्छा, जोशीमठ के पास जो हमारा कार्तिकेयपुर नामक स्थान था, वहाँ पर कत्यूरों की राजधानी रही हुई है। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा, अगर कत्यूरों की द्वितीय राजधानी की बात करेंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कत्यूर घाटी, बैजनाथ, जो हमारा बागेश्वर और अल्मोड़ा, उस समय क्योंकि बागेश्वर अल्मोड़ा एक ही साथ थे तो अल्मोड़ा में कहा जाता है, लेकिन अगर बैजनाथ की बात करेंगे तो अभी वो बागेश्वर वाला क्षेत्र है। तो देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे चमोली जनपद की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो दोस्तों जो चमोली जनपद है हमारा, उसका क्षेत्रफल 8030 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अगर बात करेंगे तो राज्य में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो जनपद है वो हमारा चमोली जनपद है, क्योंकि आयोग के अनुसार इससे पहले उत्तरकाशी को माना जाता था। उत्तरकाशी का जो क्षेत्रफल था दोस्तों वो हमारा 8016 वर्ग किलोमीटर था, लेकिन चमोली का अगर वेबसाइट के अनुसार देखें तो चमोली का हमारा 8030 यानी कि 8030 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर चमोली जनपद फैला हुआ है। तो हमारा सबसे बड़ा जो जनपद है वो अभी चमोली है, आयोग के द्वारा भी इसको मान लिया गया है। फिर बात करेंगे राज्य का सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों राज्य का सबसे बड़ा जो ऊसर भूमि यानी कि सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला जो जिला है वो हमारा चमोली जनपद है। फिर बात करेंगे प्रतिशत की दृष्टि से राज्य का सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो वो भी हमारा चमोली जिला है, जिसमें सबसे कम क्या होता है, सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला है। फिर बात करेंगे राज्य का सबसे बड़ा भूकंप कब और कहाँ आया? तो दोस्तों देखिए, जो हमारा बद्रीनाथ था, इस बद्रीनाथ मार्ग में 1803 में सबसे बड़ा भूकंप आया था। और दोस्तों जो ये भूकंप था
जिस समय ये वहाँ पर आया दोस्तों, तो उस समय इसका जो रिएक्टर स्केल यानी कि भूकंप मापी जो हमारा यंत्र होता है, आप लोगों ने देखा होगा सिस्मोग्राफ होता है, रिक्टर स्केल में उसको मापा जाता है। तो दोस्तों सिस्मोलॉजी उसका अध्ययन कहलाता है और रिक्टर स्केल में उसको मापा जाता है कि कितने रिक्टर स्केल की यहाँ पे भूकंप आई है उसका पता लगाने के लिए। तो दोस्तों 8 से 9 यानी कि 8 से 9 रिक्टर स्केल का जो ये भूकंप था, ये 1803 ईस्वी में बद्रीनाथ वाले क्षेत्र में देखने को मिला था। फिर बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चमोली जनपद के प्रशासन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों चमोली का जनघनत्व कितना है? चमोली का जो जनघनत्व है वो 49 है। अच्छा, मैंने इससे पहले बात करी थी कि सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, तो हमने उत्तरकाशी के बारे में बात करी थी, 41 जिसका जनघनत्व था। उसके बाद चमोली है, चमोली के बाद फिर पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ का हमारा कितना है? 68 है। फिर बात करेंगे दोस्तों चमोली जनपद के लिंगानुपात की। तो दोस्तों 10-19 यानी कि 1019 क्या है चमोली जिले की लिंगानुपात है। फिर बात करेंगे चमोली जनपद में विधानसभा क्षेत्रों के बारे में। तो दोस्तों चमोली जनपद के जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो 3 क्षेत्र हैं दोस्तों। अच्छा, वो 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जो पहला हमारा क्षेत्र पड़ता है विधानसभा का वो बद्रीनाथ पड़ता है दोस्तों। बद्रीनाथ के बाद दूसरा हमारा कर्णप्रयाग पड़ता है और तीसरा हमारा थराली पड़ता है। अच्छा दोस्तों, जो ये थराली है हमारा, थराली हमारा एससी के लिए आरक्षित क्षेत्र है। ठीक हो गया, एससी के लिए आरक्षित क्षेत्र हमारा थराली हो गया। बद्रीनाथ और कर्णप्रयाग दो ये यहाँ और क्या है इसके विधानसभा क्षेत्र हैं। कहने का मतलब है 3 जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो चमोली जनपद में स्थित है। उसके बाद बात करेंगे चमोली जनपद में विकास खंडों की। तो दोस्तों चमोली जनपद में 8 विकास खंड यानी कि 9 विकास खंड हैं। 8 और 9 यानी कि 2 कन्फ्यूजन है दोस्तों इसमें। 8 जहाँ तक है मेरे ख्याल से 8 है, शायद मिसप्रिंट हो गया 9। तो इसमें दोस्तों देवाल हो गया, नारायण बगड़ हो गया, दसौली हो गया, घाट, जोशीमठ, गैरसैंण, थराली और कर्णप्रयाग हो गया। ये 8 हमारे यहाँ पर क्या है इसके विकास खंड हैं। फिर बात करेंगे दोस्तों तहसीलों की। तो दोस्तों यहाँ पर 12 तहसील स्थित है चमोली में और वो 12 तहसील कौन कौन से हैं? जिलासू हो गया, घाट, पोखरी, थराली, गैरसैंण, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, नारायण बगड़, नंदप्रयाग, आदि बद्री, देवाल और चमोली, ये हमारे तहसीलें होंगी। फिर बात करेंगे दोस्तों हम चमोली जनपद के पर्वत चोटियों के बारे में। तो देखिए दोस्तों चमोली जनपद में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो बात करेंगे, आप लोगों ने देखा होगा राज्य की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है दोस्तों, लगभग ये मान के चलिए आज 10 से 15 बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, चाहे यूके SSC के एग्जाम हो या फिर यूके PSC के एग्जाम हो, ये क्वेश्चन अधिकतर बार देखने को मिलता है। तो राज्य की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। अच्छा, नंदा देवी पूर्वी है या पश्चिमी है? तो दोस्तों ये नंदा देवी पश्चिमी है। तो देखिए राज्य की जो सबसे ऊंची चोटी है वो नंदा देवी है। इसकी अगर हाइट की बात करेंगे दोस्तों तो 7817 मीटर इसकी हाइट है। उसके बाद जो राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वो हमारे कामेट पर्वत है। कामेट पर्वत की बात करेंगे तो 7756 मीटर इसकी हाइट है। फिर बात करेंगे दोस्तों माणा की। तो माणा जो चोटी है उसकी जो हाइट है वो 7272 मीटर इसकी हाइट है। बात करेंगे त्रिशूल पर्वत की तो 7120 मीटर इसकी हाइट है। ये पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों, अभी तक लगभग ये जितने भी इस पे मैंने चोटियां लिखी हैं लगभग सभी एक दो बार पूछी गई हैं। अगर चौखंबा पर्वत की बात करेंगे दोस्तों तो चौखंबा पर्वत की हाइट जो है 7138 मीटर है दोस्तों। ये गलती से इस पर 40 हो गया क्योंकि 40 जो हमारा है वो बद्रीनाथ का है। फिर बात करेंगे सतोपंत पर्वत की ऊंचाई की। तो दोस्तों 7084 मीटर ये हमारे सतोपंत पर्वत की ऊंचाई है। अगर नीलकंठ की बात करें तो 6597 मीटर इसकी हाइट है। नंदा घुंघटी की 6309 मीटर इसकी हाइट है। फिर बात करेंगे हाथी पर्वत की। तो दोस्तों 6727 मीटर इसकी हाइट है। अब चमोली जनपद के जो प्रसिद्ध कुंड हैं दोस्तों उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए भाप कुंड, तप्त कुंड, ऋषि कुंड, वैतरणी और नंदी कुंड। कहने का मतलब है आप लोग इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे? ताप लिया तो भाप बढ़ा, ऋषि नंदी को लेके वैतरणी चला गया। ठीक हो गया, ताप लिया तो भाप बढ़ा, ऋषि नंदी को लेके वैतरणी चला गया। कहने का मतलब है ताप से तप्त कुंड, ताप लिया तो भाप बढ़ा से भाप कुंड, ऋषि से हमारा ऋषि कुंड हो गया। यानी कि ताप लिया तो भाप बढ़ा, ऋषि नंदी को लेके वैतरणी चला गया। नंदी से हमारा नंदी कुंड और वैतरणी से हमारा वैतरणी कुंड। यानी कि 5 के 5 जो कुंड हैं दोस्तों ये हमारे चमोली जनपद में स्थित हैं। अगर यदि आप ट्रिक के माध्यम से इनको देखना चाहते हैं तो मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया है। फिर बात करेंगे चमोली जनपद में जलप्रपात एवं प्रसिद्ध तालों के बारे में। तो दोस्तों चमोली जनपद में वसुंधरा जलप्रपात स्थित है। अच्छा, वसुंधरा जलप्रपात किस नदी पर है? तो दोस्तों ये हमारे अलकनंदा नदी पर है।
दोस्तों अलकनंदा नदी पर है। अगर इसकी हाइट देखें तो दोस्तों अभी तक ये राज्य का सबसे बड़ा जलप्रपात था। इसकी जो हाइट थी दोस्तों वो 222 मीटर के आसपास बताई जाती थी, जिसको 400 फीट के आसपास देखा गया है। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, अगर अभी बीएस नेगी या फिर अन्य किताबों के संकलन के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों उसमें 126 मीटर के बारे में जिक्र किया गया है, जो हमारा वृथी जलप्रपात की हाइट है। अच्छा, अगर बात करेंगे अगर वृथी जलप्रपात की, तो वृथी जलप्रपात अभी के टाइम पे हमारा क्या हो जाएगा, सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा, जो हमारे पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित है। पिथौरागढ़ जनपद के मुंशियारी में स्थित है। इसकी जो हाइट है दोस्तों वो 126 मीटर के आसपास आंकी गई है। अगर वसुंधरा जलप्रपात की बात करेंगे तो ये अलकनंदा नदी पर बनी हुई है। अच्छा, अलकनंदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है, तो सतोपंत ताल से उसका उद्गम स्थल है। फिर बात करेंगे दोस्तों गौना झील की, तो दोस्तों गौना झील सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारी विरही गंगा पर 1800 लगभग 93-94 में बनी थी दोस्तों। कितने में बनी थी, 1893-94 में ये गौना झील बनी थी। कहाँ पर, बिरही गंगा पर। और दोस्तों ये 1894 में ही पहली बार टूट जाती है। ध्यान देना आप लोग, 1894 में जो हमारी गौना झील है ये प्रथम बार टूटती है, और टूटने के बाद दोस्तों ये श्रीनगर को क्षति पहुंचाती है। फिर अगर बात करेंगे दोस्तों ये संपूर्ण रूप से कब टूटती है, तो दोस्तों ये संपूर्ण रूप से 1970 में टूटती है, और 70 में टूटने के कारण चमोली जिले पे क्या कर देती है, क्षतिग्रस्त करते थे। इसीलिए दोस्तों जो हमारा चमोली का जो मुख्यालय है वो गोपेश्वर में उस टाइम पे स्थानांतरित किया गया था। फिर बात करेंगे दोस्तों होमकुंड की, तो होमकुंड आप लोगों ने देखा होगा नंदा राजजात यात्रा का अंतिम पड़ाव है दोस्तों, और होमकुंड ताल से हमारी हिमगंगा नदी भी निकलती है। फिर बात करेंगे सतोपंथ ताल या क्षीर सागर, तो मैंने आप लोगों को बताया सतोपंथ ताल या क्षीर सागर, ये दोस्तों हमारे सतोपंथ ताल बोले फिर सतोपंथ हिमनद से हमारी अलकनंदा नदी निकलती है। फिर बात करेंगे दोस्तों लिंगा ताल की, तो लिंगा ताल दोस्तों ये फूलों के घाटे के मध्य में बसा हुआ है, इसी को आंचरी ताल भी कहा जाता है। अब फिर बात करेंगे विरही ताल, सुखताल और झल ताल, तो दोनों ये जो हमारे विरही ताल है, सुखताल है और झल ताल है, ये तीनों हमारे कहाँ पर है, चमोली में स्थित है। फिर बात करेंगे बेनीताल की, तो दोस्तों जो हमारा चमोली का जो आदि बद्री क्षेत्र है, दोस्तों जो आदि बद्री क्षेत्र है, इस आदि बद्री क्षेत्र में ये स्थित है हमारा वेनीताल। फिर बात करेंगे काग भुसंडी ताल की, तो दोस्तों जो हमारा एक काग भुसंडी ताल है ये भी हाथी पर्वत के पास हमारा स्थित है। अच्छा, हाथी पर्वत की ऊंचाई क्या थी, 6727 मीटर इसकी हाइट थी, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर बात करेंगे मणिभद्र ताल, सिद्ध ताल, नरसिंह ताल और आदि मातृका ताल, तो दोस्तों ये 3-4 ताल जो भी हैं ये भी हमारी चमोली जनपद में स्थित है। फिर बात करेंगे दोस्तों चमोली जनपद के नदी तंत्र के बारे में, तो दोस्तों देखिए चमोली जनपद में जो हमारे नदी तंत्र हैं, सबसे पहले तो आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों चमोली जनपद में हमारा अलकनंदा नदी तंत्र है। अच्छा, अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे, आप लोगों को मैंने इससे पहले भी बता दिया है, जो अलकनंदा नदी है ये हमारे कहाँ से निकलती है, सतोपंथ हिमनद से निकलती है। अच्छा, सतोपंथ हिमनद कहाँ पर है, ये हमारा चमोली जनपद में स्थित है। सतोपंथ हिमनद के सतोपंथ ताल या फिर क्षीर सागर नामक जो हमारी ताल है उससे निकलने वाली जो नदी है दोस्तों वो हमारी अलकनंदा नदी है। अगर बात करेंगे इसका जो प्रवाह है राज्य में वो कितना है, तो दोस्तों 195 किलोमीटर ये क्या करती है, राज्य में बहती है। अगर बात करेंगे जो हमारी अलकनंदा नदी है, अलकनंदा नदी में सबसे पहले आकर मिलने वाली नदी कौन सी है, तो दोस्तों इसमें सबसे पहले जो नदी मिलती है वो हमारी लक्ष्मण गंगा या फिर पुष्पावती नदी है। कौन सी है दोस्तों, लक्ष्मण गंगा या पुष्पावती नदी है, जो दोस्तों माणा के पास में अलकनंदा सरस्वती, यानी कि उसके बाद अगर बात करेंगे जो हमारी दूसरी है अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम कहाँ पर होता है, तो दोस्तों ये माणा के पास में है। माणा के पास में अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम होता है। फिर बात करेंगे दोस्तों अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा का संगम कहाँ पर होता है। दोस्तों कुछ इसमें इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो प्रयागों से संबंधित हैं, और उन प्रयागों पे कौन कौन सी नदियों का संगम हो रहा है उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले हमने बात करी सरस्वती नदी का संगम अलकनंदा में कहाँ पर होता है, ये माणा के पास केशव प्रयाग में होता है। फिर बात करेंगे अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा का संगम कहाँ पर होता है, तो दोस्तों ये हमारे विष्णु प्रयाग में होता है। फिर बात करेंगे अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम कहाँ पर होता है, तो ये हमारा नंद प्रयाग पे इनका संगम होता है। फिर बात करेंगे अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम कहाँ पर होता है, तो हमारा ये कर्ण प्रयाग पर होता है। फिर बात करेंगे दोस्तों हमारा अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम कहाँ पर होता है, तो ये रुद्रप्रयाग में होता है। फिर बात करेंगे अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम कहाँ पर होता है, तो दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम कहाँ पर होता है, हमारा देवप्रयाग में होता है। अच्छा, देवप्रयाग के बाद ही भागीरथी को गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यदि अगर गोमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई कहेंगे तो दोस्तों ये हमारा कितना हो जाता है, 205 किलोमीटर हो जाता है। अगर देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई की बात करेंगे तो दोस्तों ये हमारा 96 किलोमीटर हो जाता है। फिर बात करेंगे उसके बाद
चमोली जनपद के प्रसिद्ध गुफाओं के बारे में, तो दोस्तों टिम्मरसैंण गुफा, दोस्तों जो हमारा टिम्मरसैंण गुफा है ये हमारा चमोली के जो नीति घाटी है दोस्तों, नीति घाटी में स्थित है। फिर अगर बात करेंगे हनुमान गुफा की, तो दोस्तों हनुमान गुफा जो हमारा लंगासू वाला क्षेत्र है चमोली का, यहाँ पर स्थित है। फिर बात करेंगे राम गुफा की दोस्तों, तो राम गुफा भी बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित है। और जो मानेश्वर महादेव गुफा है दोस्तों, ये हमारे देवाल विकासखंड में है। ठीक हो गया, देवाल विकासखंड में जो रहस्यमयी गुफा इसको कहा जाता है दोस्तों। ठीक हो गया, जो हमारा मानेश्वर महादेव गुफा है, इस गुफा को हमारा क्या कहा जाता है, मानेश्वर महादेव गुफा को रहस्यमय गुफा के नाम से भी इसको जाना जाता है। बाकी दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा गरुड़ गुफा है, गणेश, व्यास, स्कंद, मचुकंद, जितने भी गुफाएं हैं ये हमारे चमोली जनपद में स्थित हैं। अगर बात करेंगे दोस्तों ट्रिक पे, तो राम ने हनुमान को गरुड़ लेने गणेश के साथ मानेश्वर से टिम्मरसैंण भेजा, आप लोग ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। फिर बात करेंगे दोस्तों चमोली जनपद के ग्लेशियरों के बारे में, तो दोस्तों देखिए चमोली जनपद में कौन कौन से ग्लेशियर हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए जो हमारा दूनागिरी ग्लेशियर है दोस्तों, ये हमारा चमोली जनपद में स्थित है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा हीराबमक, कहीं पे इसको हिफराबमक कहें, ठीक हो गया, हीराबमक भी है कहीं पे इसको हिफराबमक भी कहा जाता है। ये ग्लेशियर भी हमारा कहाँ पर है, चमोली जनपद में स्थित है। उसके बाद जो हमारा टिपराबमक ग्लेशियर है ये भी हमारा चमोली जनपद में स्थित है। फिर बात करेंगे दोस्तों सतोपंत ग्लेशियर की, तो सतोपंत ग्लेशियर को दोस्तों भागीरथी ग्लेशियर भी कहा जाता है, जो हमारे चमोली में आराम कुर्सी की भांति दिखाई देती है। इसके पास के ही क्षेत्र को अलकापुरी क्षेत्र भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक हो गया, तो सतोपंत क्षेत्र के पास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, हमारा अलकापुरी क्षेत्र भी कहा जाता है। फिर बात करेंगे दोस्तों बद्रीनाथ ग्लेशियर की, तो दोस्तों बद्रीनाथ ग्लेशियर चमोली जनपद में है, जो लगभग 10 किलोमीटर लंबा है दोस्तों। फिर बात करेंगे हम नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर्स की, तो दोस्तों ये हम इसके अंतर्गत जो नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर्स है 7 हिमनद इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें सबसे जो प्रमुख बारटोली, रमानी हिमनद, नंदा काना हिमनद इसके अंतर्गत लगभग ये आते हैं। फिर बात करेंगे हम वर्मा ग्लेशियर की, तो दोस्तों वर्मा ग्लेशियर भी हमारा चमोली जनपद के अंतर्गत आता है। अगर वर्मी ग्लेशियर कहें दोस्तों, अगर वर्मी ग्लेशियर कहेंगे तो ये दोस्तों हमारे रुद्रप्रयाग के अंतर्गत आता है। फिर बात करेंगे उसके बाद कल्पानी ग्लेशियर की, तो दोस्तों भी हमारे चमोली की जो दूध गंगा का स्रोत है दोस्तों, जहाँ पर वहाँ से हमारे कल्पानी ग्लेशियर वहाँ देखने को मिलता है। अगर यदि आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से अगर इसको याद करने हैं, सतोपंथ नंदा को लेकर वर्मा के पास कल्पानी गया तो बद्रीनाथ नाराज हो गया, आप लोग इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे दोस्तों आई ग्लेशियर थे, ग्लेशियर्स के बारे में हमने आज डिस्कस कर लिया है, और जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते थे हमने लगभग उन सभी तथ्यों के बारे में बात करी है। वीडियो लंबी ना हो इसीलिए इसको मैं 2 पार्ट में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि लंबी अगर हो जाती है तो लंबे में होने में आप लोग भी बोर हो जाते हैं। इसलिए मैंने वीडियो के आज 2 पार्ट बनाए हुए हैं, जिसमें हमने चमोली जनपद के पार्ट 1 को आज कवर कर दिया है, पार्ट 2 को हम कल कवर कर देंगे। और दोस्तों लगभग जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनते थे हमने सभी लगभग इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को इसमें संकलन करने का प्रयास किया हुआ है। यदि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हुआ हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।